नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाके पूरी तरह गैस चैम्बर में बदल चुके हैं। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक समय पर 476 तक रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा की वजह से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में काले धुएं की हल्की परत बीते 3 दिन से लगातार छाई हुई है और वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली में हवा में प्रदूषित जहर का प्रमुख कारण पंजाब में बड़ी मात्रा में पराली जलाए जाने को बताया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 22 जिलों के उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में पिछले दिनों पराली जलाने के मामलों में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए किए जा रहे कार्रवाई को तत्काल तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने की कोशिश से आयोग संतुष्ट नहीं है। वायु प्रदूषण पर आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिव को विस्तृत चर्चा के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड में 10 नवंबर को उपस्थित होने को कहा है। भाजपा आरोप लगा रही कि आम आदमी पार्टी ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वादा किया था, लेकिन इस पर वो पूरी तरह असफल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण को कम करने में असफल रही है। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पराली जलाने के बजाय डीकंपोजर के द्वारा पराली को गलाने का काम करने की तकनीक बताई गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डीकंपोजर के अधिकाधिक प्रयोग से 3000 करोड़ से भी अधिक की राशि 4 राज्यों को दी गई है। इसमें पंजाब को सबसे ज्यादा राशि प्रदान की गई है। हवा गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा में भी 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। सरकार ने निजी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम मोड पर जाने की सलाह दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। घटनाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में पंजाब के सीएम को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने निर्माण उद्योगों में दिल्ली के श्रम मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर और एक ही पते से कई लोगों का पंजीकरण किया गया है। संबित पात्रा ने दावा किया कि निर्माण श्रमिकों के लिए काम करने वाले 3 गैर सरकारी संगठनों ने प्रॉक्सी के माध्यम से दिल्ली में श्रमिकों के पंजीकरण में भारी भ्रष्टाचार किया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच रहा है, तो गुजरात में भी चुनाव के ऐलान के बाद से सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की चुनावी कमान अपने हाथ में थामी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल प्रदेश में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने धर्मपुर में तो योगी ने कांगड़ा में रैली की। दोनों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत बरठी और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मटौर में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी की प्रचार कमान पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने संभाल ली है। उन्होंने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन किए। कांगड़ा के नगरोटा बगवा में प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि मतदाता अपने अधिकारों और मतदान के प्रति जागरूक हो। आम आदमी पार्टी ने रोड शो और घर घर प्रचार के जरिए वोट मांगने की रणनीति बनाई है। पार्टी के नेता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हैं। गुजरात में चुनाव के ऐलान के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की गांधीनगर में दूसरे दिन भी अहम बैठक जारी रही। बैठक में भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक कर गुजरात के उम्मीदवारों पर मंथन किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 16,000 से अधिक लोगों की राय ली है, जिसमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी के नाम का सुझाव दिया। 10 जनवरी 1982 को गुजरात के पिपलिया में जन्मे ईशुदान गढ़वी पेशे से एक पत्रकार हैं। दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव का ऐलान किया। 7 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक नामांकन होंगे। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए मतदान की तारीख का ऐलान किया गया, जबकि 7 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें आरक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। दिल्ली में पहले पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण दिल्ली नगर निगम हुआ करते थे, लेकिन इसी साल मई महीने में निगम के एकीकरण के बाद वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया था। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद अब यह संख्या 250 हो गई है। दिल्ली में कुल 1,46,73,847 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 79,86,705 है और महिला मतदाताओं की संख्या 66,86,081 है, जबकि 1,061 अन्य मतदाता हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार 1 लाख से ज्यादा कर्मियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। करीब 13,665 पोलिंग स्टेशन पर 55,000 से अधिक ईवीएम के जरिए मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्चे की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। पूर्वोत्तर दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने आइजोल में स्थित मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि इस साल मिजोरम विधानसभा के 50 साल पूरा होना मिजोरम में लोकतंत्र की मजबूती के 50 साल का प्रतीक है, जिसमें यहाँ के नागरिकों की विशेष भूमिका रही है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का मजबूत होना वहां पर गुड गवर्नेंस का प्रतीक होता है। मिजोरम में इन दोनों मोर्चों पर अच्छा काम हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने किसानों को उभरते भारत की रीढ़ कहा। उन्होंने उद्योग को नई दिशा का श्रेय कृषि क्षेत्र को दिया। उन्होंने कहा कि भारत अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसे वैश्विक रूप से मान्यता मिल रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि भारतीय सभ्यता की पहचान का केंद्र है और यह हमारी परंपरा है, यह हमारी जीवन शैली है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और कीमतों में वृद्धि से किसानों को संरक्षण प्रदान करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रणाली लोगों को सार्वजनिक साधनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 साल की अवधि के दौरान 88 लाख वर्ग फुट जगह साफ की गई और सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक तमिलनाडु के लोग काशी में तमिल संगम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वनाथ मंदिर, दीनदयाल हस्तकला संकुल और संत रविदास घाट का दौरा किया। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कसा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 12 से अधिक ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और एक अन्य कारोबारी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी है। इसके अलावा बरियातू जमीन रजिस्ट्री करने वाले 2 सब रजिस्ट्रार के यहां भी छापा मारा गया है। झारखंड के रांची में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। गंगा उत्सव 2022 कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि गंगा हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। गंगा का शुद्धिकरण हम सभी को मिलकर करना चाहिए। जी किशन रेड्डी ने कहा कि नदियां हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति है।
हम सभी को मिलकर नदियों को संरक्षित करने की जरूरत है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश के बैतूल में भैंसदेही क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए सहायता राशि की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्पेशल सीपी संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल का कार्यभार सौंपा है। संजय बेनीवाल ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार ने मुझे इस कठिन काम के लिए चुना है। हर पोस्ट की तरह यह भी चुनौती भरा रहेगा। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर को लेकर विवादों में रहे तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को तबादला कर दिया गया है। संदीप गोयल पर जेल में महाठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू के कई मरीज मिलने के बाद कैंप लगाकर जांच कराई जा रही है। कैंप में जांच के दौरान कुल मिलाकर 107 डेंगू के मरीज मिले। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के जलाशयों में पानी भर गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आदेश गुप्ता ने दिल्ली में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी को अमृतसर में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने भी मौत की पुष्टि की है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे हथियार भी जब्त किया है। कोयला मंत्रालय की कोयला खदान नीलामी के 6ठे दौर का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आज 141 कोयला खदानों की नीलामी से 12 राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। कोयला मंत्रालय की सराहना करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि खनन क्षेत्र में सुधार हमारी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को सही गति प्रदान कर रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतिगत स्थिरता और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण बिजली क्षेत्र के लिए कोयले के आयात में 41% की कमी आई है। समारोह को संबोधित करते हुए कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब तक की गई समीक्षा के अनुसार कोयला मंत्रालय इस वर्ष 90 करोड़ टन कोयला उत्पादन की क्षमता हासिल करने का अनुमान लगा रहा है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी में तेजी देखी गई। सोना 399 रुपए की तेजी के साथ 50,513 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, तो वहीं चांदी का भाव 1,561 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 58,610 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस उत्पादक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष के दूसरी जुलाई से सितंबर का तिमाही शुद्ध लाभ 46% घटकर 1,537 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कारोबारी सप्ताह के 5वें दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 113 अंकों की बढ़त के साथ 60,950 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी में 64 अंकों की बढ़त रही और ये 18,117 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे चढ़कर 82 रुपए 63 पैसे पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.85 पर खुला और फिर बढ़कर 82.63 पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 25 पैसे की वृद्धि दर्शाता है। तमिलनाडु पावर यूटिलिटीज, तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन के यूनिट 1 के बंद होने पर चिंता जताई है। अडानी समूह ने चेन्नई स्थित अपने विशाल डेटा सेंटर को खोलने की शुक्रवार को घोषणा की है। अडानी इंटरप्राइजेज और एसकॉनेक्स ने संयुक्त उद्यम अडानी कॉनेक्स की तरफ से संयुक्त रूप से चेन्नई में इस डेटा सेंटर चेन्नई 1 को स्थापित किया है। कंपनी ने कहा कि पहले चरण में यह परिसर 17 मेगावाट आईटी क्षमता की पेशकश करेगा, जिसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल 33 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इस बार कतर में फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप का आयोजन हो रहा है। इसके मद्देनजर यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कतर की राजधानी दोहा का मुख्य हवाई अड्डा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुर्खियों में है और इसकी बड़ी वजह है इसकी भव्यता। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। इस एयरपोर्ट ने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को टॉप से हटाकर खुद का पहला स्थान हासिल किया है। कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके मुकाबले 8 स्टेडियम में ये मैच आयोजित किए जाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। हमले के विरोध के चलते प्रदर्शन अब हिंसात्मक रूप अख्तियार कर चुका है। इमरान खान के समर्थकों ने अलग अलग शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी है। सत्ताधारी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के कार्यकर्ताओं पर इमरान खान के समर्थक खुलकर हमले का अंजाम दे रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि ऐसी अब पहली बार हुआ जब पाकिस्तान के लोग खुलकर सेना और आईएसआई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान पर हमले के पीछे आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैसल का हाथ होने का आरोप लगाया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने बयान में हमले के पीछे 3 लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए मिस्र में 6 से 18 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहा ऊर्जा संकट और उसके वैज्ञानिक तथ्यों और चेतावनियों पर चर्चा की जाएगी। आईसीसी T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड की टीम 150 रन बना सकी। आयरलैंड के लिए यह मैच गेंदबाजी में खास रहा। आयरिश गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस विश्व कप में दूसरी हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। आईसीसी T20 विश्व कप में आज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन के अंतर से हरा दिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगन्ना नंदा ने एशियन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं महिला वर्ग का खिताब भी भारत की ही ग्रैंड मास्टर नंदिता पीवी के नाम रहा है। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सित्सिपास का अब क्वार्टर फाइनल में सामना अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा। पेरिस मास्टर्स के एक अन्य मुकाबले में अमेरिका के टॉमी पॉल ने स्पेन के पाब्लो कैरेना बूस्टा को 6-4, 6-4 के सीधे सेटों में हराया। टॉमी पॉल भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। नोवाक जोकोविच ने भी पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने रूस के कैरन खाचानोव को 6-4, 6-1 से सीधे सेटों में शिकस्त दी। कनाडा के फेलिक्स ऑगर आलियासिमे ने पेरिस मास्टर के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की है। फेलिक्स ने फ्रांस के जाइल सिमेओन को 6-1, 6-3 से हराया। होल्गर रून ने भी पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में रून का सामना विश्व के नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। यूरोपा लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियल सोसियादाद को 1-0 से हरा दिया। युवा एलेक्सांड्रो गर्नाचो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एकमात्र गोल किया। आर्सेनल ने ज्यूरिख को हराकर यूरोपा लीग के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। आर्सेनल की ओर से किरीन चेयरनी ने एकमात्र गोल किया। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने FCSB को 3-0 से हरा दिया। पाब्लो फोर्नेरेस ने वेस्ट हैम के लिए मैच में 2 गोल दागे। बार्सिलोना के डिफेंडर जेरार्ड पीके ने फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया है। पीके अपना आखिरी मैच ला लीगा में अल्मेरिया के खिलाफ खेलेंगे। अभिनेता रणवीर सिंह ने यशराज फिल्म की टैलेंट एजेंसी यशराज फिल्म टैलेंट का साथ छोड़ दिया है। कन्नड़ सिनेमा की मिनी बजट फिल्म कांतारा ने अपनी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय की फिल्में औधे मुंह गिरती नजर आ रही है। अक्षय कुमार की राम सेतु लगातार चौथी फ्लॉप फिल्म साबित हो रही है। अप्पू राजा, जेम्स जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न का सम्मान दिया गया। कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग के लिए असम को लोकेशन के रूप में पसंद किया है। बॉलीवुड में अन्ना के नाम से मशहूर सुनील MX प्लेयर की वेब सीरीज धारावी बैंक से OTT डेब्यू कर रहे हैं। इस सीरीज का टीजर शुक्रवार को रिलीज किया गया।
दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।